ओके, तो स्टार्ट करा करते हैं हम आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ करा करते हैं। और पहला कंसेप्ट जो होता है वो होता है बैक बॉन्डिंग का। पहला कंसेप्ट किसका होता है? बैक बॉन्डिंग का होता है। तो बेसिकली हमको बैक बॉन्डिंग में क्या सीखना है कि बैक बॉन्डिंग जो होता है बेसिकली वो किस में होता है? बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स। दो आजू बाजू के एटम्स होना चाहिए और दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, दो आजू बाजू के एटम्स होने चाहिए। जैसे BF3 में अगर हम बात करें तो B और F ये जो होता है वो आसपास के एटम्स हैं। ठीक है, और दूसरी बात इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो पहली बात ये होगी। कुछ दो कंडीशंस हैं बैक बॉन्डिंग के लिए, उनको आप देखिए। तो कंडीशंस क्या है ध्यान से समझिए। बोथ द बॉन्डेड एटम मस्ट बिलोंग टू सेकंड पीरियड और वन बॉन्डेड एटम मस्ट बी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ऑफ थर्ड। मतलब कि अगर A और B ये है, इनमें अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है और तो ये क्या होता है, ये बेसिकली ये क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पहली बात मतलब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आजू बाजू वाले एटम्स हो गए। कंडीशन ये है कि दोनों या तो सेकंड पीरियड के हो। पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड होता है ना। सेकंड पीरियड क्या क्या होता है याद करिए? लिथियम, ठीक है, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वो वाला जो सेकंड पीरियड होता है। या तो दोनों सेकंड पीरियड के हो या एक सेकंड का है और दूसरा थर्ड का है, तब हो सकता है। नेक्स्ट है वन बॉन्डेड एटम मस्ट पॉजेस वैकेंट ऑर्बिटल्स। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया पहला वाला कि दोनों या तो सेकंड पीरियड के हो या एक सेकंड का है तो दूसरा थर्ड का होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कोई एक जो होता है, जो डोनर होता है, ठीक है, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए और जो एक्सेप्टर होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो खाली ऑर्बिटल होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है आसानी से। तो जो देने वाला है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए और लेने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यही बात बोल रहा है, दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब लिखा है एज ए रिजल्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग बिटवीन द बॉन्डेड एटम, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डिक्रीज होता है और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होता है। याद रखिए जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, अगर बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या आता है बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाया करता है एक तरह का। ठीक है, अगर वो बढ़ जाता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग बढ़ गया तो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, डबल से ट्रिपल ट्रिपल, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाता है तो बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम हो जाया करती है, मगर जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो घट जाती है। तो जितना जो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कम हो जाता है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट बैक बॉन्डिंग देखिए क्या होता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे BF3 अगर हम ले लिए, BF3 है, ठीक है, तो इट इज अ पार्शियल साइडवेज ओवरलैपिंग इन विच देयर इज अ स्लाइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच एटम। मतलब अमीर से गरीब के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बस इतना दिमाग रखिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंट एटम गेट्स स्लाइटली कंपनसेटेड। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसी तरह से इसको कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये विद इन द मॉलिक्यूल ही एक डोनर है और वो डोनर इसको इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट कर दिया है। तो बेसिकली इंट्रा मॉलिक्यूलर डोनेटिंग नेचर दिखा रहा है। क्योंकि फ्लोरीन जो होता है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप समझिए, अगर हम BF3 की बात करें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, BF3 की अगर हम बात करें, ठीक है, BF3 की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है सब कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं। तो BF3 बोरॉन जो होता है वो किस फैमिली का है? वो 13th ग्रुप का है। ठीक है, 13th ग्रुप का है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है बोरॉन का हो गया। फ्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया होगा तो हर फ्लोरीन के पास जो होता है तो बेसिकली 6 लोन पेयर होंगे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये देखो, तो कंडीशंस क्या है बैक बॉन्डिंग के लिए? तो वन ऑफ द बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट में दो एटम होते हैं। तो एक एटम के पास जो होता है वो लोन पेयर जबरदस्त होना चाहिए और दूसरा जो होता है वो वैकेंट होना चाहिए। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये यहाँ इसमें जो ऑर्बिटल होगा और यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जैसे ही डोनेट करेगा, पहले BF3 ऐसे था, ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से डोनेट कर देगा तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? BFF ये आ जाएगा। इसको हम दिखाते हैं डोनेशन, ठीक है, BF3। अब एक चीज और, ये वाला भी फ्लोरीन जो होता है बैक बॉन्डिंग कर सकता है एक टाइम पे, या ये वाला भी कर सकता था या ये वाला भी कर सकता था। तो इसी के कारण इसके जो होता है वो 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, वो आपको यहाँ पे देखिए दिखाए हुए हैं। देखिए इसमें फ्लोरीन पहली बात तो डोनर है और यहाँ पे बोरॉन जो होता है वो एक्सेप्टर है। बात समझ में आ रही है? क्यों बोरॉन ने एक्सेप्ट किया? तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। BF3 में क्या होता है बेसिकली इसको
2 2 4 एंड 2 6 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और अब इसको इसी में से ही इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक। अब देखिए BF3 में क्या होता है, या तो ये वाला फ्लोरीन बैक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, या तो ये वाला, या तो ये वाला, तो एक तरह से रेजोनेंस हो गया ना, रेजोनेंस हो गया, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया आपका, डैश 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 BF3 इस तरह से दिखाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो होता है वो इस तरह से बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब इससे हम एक चीज और निकाल सकते हैं, अगर कोई पूछता है भैया बैक बॉन्डिंग के बाद क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, जहां भी रेजोनेंस होता है ना, ठीक है, जहां भी रेजोनेंस होता है, तो आंसर है पहली बात, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, तो रेजोनेंस जहां भी हो रहा है वहां पे अगर हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, एक तरह से स्ट्रेंथ बताता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो मतलब सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, तो वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगर रेजोनेंस की बात हो रही है तो उसमें लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ध्यान से देखिए कि यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, इसको नहीं, किसी भी एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लीजिए इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो 1 2 3 और ये जो बैक बॉन्डिंग वाला बॉन्ड बना है वो 4 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4। अब पूछेगा टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे कितने हो गए, 3 हो गए, तो 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33। पूछोगे भैया आप जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो कैसे निकालोगे, सपोज अगर हमको एक पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल दिया तो वो कैसे निकालोगे, तो मेरे ख्याल से मुझे ये बताना है कि अगर सेम साइड एटम जितने होंगे उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने ही सेम साइड एटम होंगे, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है सेम है तीनों जगह, तो 3 फ्लोरीन है ना, इसका मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि रेजोनेंस जहां भी होगा, रेजोनेंस वाला क्राइटेरिया, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर अगर हमको निकालना होगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि यार कभी भी बैक बॉन्डिंग होगा तो उसमें हम किस तरह से रेजोनेंस वाला कंसेप्ट बैठाएंगे और वहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये तब का फॉर्मूला है जब रेजोनेंस हो रहा हो तब, ऐसे भी बॉन्ड ऑर्डर पूछ देता है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे कि इसमें पूछ देता है बॉन्ड ऑर्डर बताइए N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ऐसा कुछ पूछेगा तो वो आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग वाले में एक अलग से कंसेप्ट बताऊंगा। अभी आगे बढ़ता हूँ। पूछता है टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग देखो बेसिकली होता है 2 टाइप का, एक होता है पी पाई, एक होता है P/D पाई। P/D पाई बेसिकली होता क्या है, सपोज करो कि ये जो होता है वो p ऑर्बिटल, इसमें तो है ही p ऑर्बिटल। सपोज करो यहाँ कोई d ऑर्बिटल वाला होता है जिसका d, बोरॉन का तो d पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बोरॉन जो होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड का d नहीं होता, मतलब 2d इज नॉट पॉसिबल। d स्टार्ट ही होता है कहाँ से, 3d से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम सिलिकॉन लिखा हुआ है, तो सिलिकॉन में वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो वहाँ पे 3d वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। सिलिकॉन 14th ग्रुप का थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सपोज करें सिलिकॉन है तो उसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो फ्लोरीन का तो p यूज हो रहा है लेकिन सिलिकॉन का d यूज होता है। यहाँ पर p पाई है क्योंकि इसका भी p है, इसका भी p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका भी p ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख सकते हो, जैसे इसका 2s2 2p5 होता है ना, सॉरी हाँ 2s2 2p5 होता है और इसका कितना होता है 2s2 2p1 होता है। तो 2p1 है ना, ये 2p1 है ना, तो इसमें बोरॉन में क्या होता है, इस तरह से खाली है जगह, तो ये फ्लोरीन जो होता है उसको देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन होता है तो वहाँ पे d ऑर्बिटल खाली होता है, तो वही है एक p पाई, यहाँ पे p पाई हो रहा है। अगर यहाँ पे सिलिकॉन होता है तो p/D पाई हो जाता है। अब p पाई बैक बॉन्डिंग में देखना है स्ट्रेंथ का कंसेप्ट ये लगाना है कि अब एक बात बताओ, स्ट्रेंथ मतलब होता है कि मजबूती, ताकत, ठीक है, एकता। तो भैया 2p ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा अच्छा है, देन 2p 3p, देन 2p 4p। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट घटेगा, ठीक है। एक्सटेंट जो होता है बैक बॉन्डिंग का घटेगा, जितना कम छोटा साइज होगा उतना आसानी से बैक बॉन्डिंग हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो यहाँ पे, फ्लोर कॉन्सेप्ट। तो फ्लोर कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, फ्लोर कॉन्सेप्ट मतलब कि सपोज करो आप सेकंड ठीक है, सेकंड फ्लोर पे हो, ठीक है, और सेकंड थर्ड मतलब कि 2 बच्चे जो कि दोनों सेकंड फ्लोर में हैं उनमें ज्यादा दोस्ती होगी इन कंपैरिजन टू 2 बच्चे जो जिसमें कि एक जो सेकंड फ्लोर का है और दूसरा जो होता है थर्ड फ्लोर का है। या ऐसे 2 बच्चे
जिनका जो एक बच्चा जो है वो सेकंड फ्लोर का है और दूसरा बच्चा जो है फोर्थ फ्लोर का है, तो स्ट्रेंथ किस में होगी? जो एक ही फ्लोर में बच्चे होंगे उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ना। तो ये फ्लोर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2p का ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, देन 2p 3p, देन 2p 4p, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाता है, यहाँ पे लेन देन आसानी से हो जाता है, यहाँ पे लेन और देन आसानी से नहीं होता है। अरे बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, इट इज यूज टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इससे क्या पता चलता है कि एब नॉर्मल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ BF इन BF3। नॉर्मली BF3 में जो बॉन्ड एनर्जी होता है अगर देखा जाए तो BF3, ठीक है, ये मॉलिक्यूल होता है BF3, तो इसका बॉन्ड लेंथ कुछ और होगा, जो भी होगा बॉन्ड एनर्जी होगा। लेकिन जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुआ, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, तो बॉन्ड की एनर्जी बढ़ी। तो एब नॉर्मल एनर्जी हो गया ना, किसके कारण हुआ? तो हुआ बैक बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। उसी तरह लुईस एसिडिक ऑर्डर, देखो यार लुईस एसिड्स पहली बात होते क्या है दिमाग में आपके होने चाहिए। तो लुईस एसिड्स जो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे कि AlCl3 है, ठीक है, तो AlCl3 है, ठीक है, AlCl3 है। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो 13th ग्रुप का है, बैगन आलू गाजर इनको तोलो, तो उसके बाद टोटल आउटर मोस्ट जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, ठीक। अब क्लोरीन का इस तरह से अपना अपना वो जो बचा कुछ टोटल 7 होता है ना, तो एक तो दे दिया, 6 इधर बचा लोन पेयर। लेकिन इस एल्यूमिनियम के अगर हम देखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो आंसर है 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, और इसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, तो जो जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो होता है वो लुईस एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, ये लुईस एसिड है। अब सपोज करो NH3 हो गया, ठीक है, NH3 हो गया अगर, तो NH3 में ध्यान से देखा जाए तो भैया हाइड्रोजन का हमेशा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो उसका डुप्लेट पूरा होता है, ठीक है, तो इसमें डुप्लेट है, सबके पास 2-2 है। लेकिन नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन की हम बात करें तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये लुईस एसिड नहीं है, दिस इज लुईस बेस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी ना वो लुईस एसिड होता है। उसी तरह BF3 भी क्या है, BF3 जो होता है वो बैक बॉन्डिंग हुआ तब ना इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब कंपनसेट हो गई, नहीं तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि इसके पास भी क्या है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला लुईस एसिडिक ऑर्डर ऑफ बोरॉन एंड बेरिलियम हैलाइड्स की हम बात करें तो ये ऑब्जर्वेशन हम बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट से निकाला करते हैं। देखो यार अब देखो BF3 BCl3 BBr3 BI3, एक तो चीज़ तुम तो जान गए कि बोरॉन जो होता है वो 2nd पीरियड का एलिमेंट है, और फ्लोरीन जो होता है वो 2nd का है। बोरॉन 2nd का, फ्लोरीन 3rd पीरियड का, बोरॉन 2nd का, ब्रोमीन 4th पीरियड का, उसी से 2nd 5th। मैंने फ्लोर कॉन्सेप्ट बताया, जितना सेम फ्लोर होगा तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, लेन देन अच्छा खासा होगा, तो बैक बॉन्डिंग अच्छा खासा होगा। तो बैक बॉन्डिंग जो होता है ऐसे जाते हुए घटते जाता है, तो साइज बढ़ेगा या फ्लोर बढ़ेगा बोल दीजिए आप, तो बैक बॉन्डिंग घटेगा। जब बैक बॉन्डिंग घटेगा, अगर हम एक चीज़ देख रहे हैं तो जैसे कि BF3 में बैक बॉन्डिंग अगर घट रहा है, मतलब कि जैसे कि A है और इससे B C D इस तरह से जुड़ा हुआ है, जो भी जुड़ा हुआ है, और ये बैक बॉन्डिंग अगर कम हो रहा है, मतलब कि बाजू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग यहाँ पर जो होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये अब क्या करेगा, अभी इसको आजू बाजू से तो इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा है, इसीलिए इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होता है बढ़ गया। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है तो उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको अपने घर में मतलब इसके आजू बाजू वाले लोग इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं थ्रू बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग अगर कम होगा, ठीक है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी फॉर द पेन, बैक बॉन्डिंग अगर कम होगा तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है। अरे बात समझ में आ रही है? तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग कम होता है वैसे वैसे लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है। उसी तरह तो ये बोरॉन के जितने भी हैलाइड्स हो गए और बेरिलियम के हैलाइड्स में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, सेम टू सेम। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला एप्लीकेशन आया करता है बैक बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन में। किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो चेंज होया करता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, वो हम देखेंगे B3N3H6 में, जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं या बोरेजिन कहते हैं या बोराजोल कहते हैं। इसमें किस तरह से बोरॉन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है या सेम रहता है उसको हम ध्यान से अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, अभी ये जो स्ट्रक्चर से आपको ध्यान में रखना है वो स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना फटाक से सिखा दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना भाई साहब। इनऑर्गेनिक बेंजीन है, मतलब कि ऑर्गेनिक बेंजीन की तरह इस तरह से 6 मेंबर रिंग का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, B रखना है, यहाँ पे B रखना है, यहाँ पे B रखना है, N, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हर के पास H हो गया, तो B3N3H6 हो गया, ठीक है। बोरॉन ट्राइवेलेंट होता है, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया।
लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटावेलेंट होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया, प्लस 2 और होगा, 2 और होगा, 2 और होगा। यहाँ पर बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 मतलब कि 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर है, इसका मतलब कि sp2 हो गया। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 सिग्मा हो गया मगर 1 लोन पेयर है, ठीक है, टोटल जो होता है वो 4 हो गया, इसका मतलब sp3 हो गया। लेकिन ये नहीं होता है, जैसे ही बैक बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग होने के लिए जो होता है एक इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, और दोनों या तो सेकंड पीरियड के होना चाहिए, एक सेकंड दूसरा सेकंड, यहाँ पे दोनों सेकंड पीरियड के हैं, तो यहाँ पे पी पाई बैक बॉन्डिंग होगा। तो इस तरह से जो होता है वो बैक बॉन्डिंग हुआ करता है, ठीक है, इस तरह से बैक बॉन्डिंग हुआ करता है, और इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया करता है, और इस तरह से जहाँ दिया तो क्या होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइप का बन जाया करता है। ये जो होता है अगर हम बात करें, यही स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ आपके सामने, सबके पास हाइड्रोजन है, सबके पास हाइड्रोजन है, सबके पास हाइड्रोजन, सबके पास हाइड्रोजन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरह से जो होता है वो एरो के हिसाब से हम दिखा दिया करते हैं, ये इसको दिया ना। अब बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, केवल सिग्मा और लोन पेयर को गिनना है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर तो है नहीं, अभी भी इसका जो होता है आफ्टर बैक बॉन्डिंग sp2 हो गया, क्योंकि 3 है टोटल, 1 2 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोन पेयर हट गया, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, तो केवल 1 2 3 ही अगर हम देखें नाइट्रोजन का, अगर हम किसी भी नाइट्रोजन पे देख लें तो 3 सिग्मा है प्लस 0 लोन पेयर है नाइट्रोजन में, तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, इसका मतलब कि sp2। तो बोरॉन का तो सेम रहा, मगर नाइट्रोजन का बैक बॉन्डिंग के पहले sp3 था, वही बैक बॉन्डिंग हो गया तो अब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो चेंज होया करता है sp2। एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि यार ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, और ऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है कुछ ऐसा इस तरह से होता है, ठीक है, C6H6, यहाँ पे हर मतलब सब पे कार्बन होता है, तो दो सेम एलिमेंट के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है, मतलब दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव का अंतर जो होता है वो 0 होता है, जबकि यहाँ पर दोनों अलग अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है वो कुछ ना कुछ है, ठीक है, कुछ ना कुछ है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये है कि ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर हो गया। लेकिन अगर यही इसकी बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ ना कुछ है, इसका मतलब कि ये जो होता है वो पोलर हो गया, पोलर हो गया, इसका मतलब कि ये रिएक्टिव हो गया, और ये नॉन रिएक्टिव हो गया या कम रिएक्टिव हो गया, सॉरी, रिएक्टिविटी इसकी जो होती है वो बहुत कम होती है भाई, रेजोनेंस हाईली स्टेबल है। तो कुल मिला के इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसे हम बोरेजिन कहते हैं और बोरेजोल कहते हैं, इज मोर रिएक्टिव एंड पोलर इन कंपेरिजन टू द ऑर्गेनिक बेंजीन, जिसे हम क्या कहते हैं C6, ये C6H6 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगली बात जो होती है यहाँ पर होती है कि यार कि अगर हम देखें तो बैक बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है देन टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर और पॉलीमर जो होता है वो कम हो जाता है। तो अगर हम BH3 की अब बात करें, BH3 में बोरॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। मगर जो आजू बाजू में जो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं कि वो उसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो इसीलिए डाइमर बनाता है B2H6। लेकिन BF3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन पे चला जाएगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल अगर है तो ये किसी और से भीख नहीं मांगेगा, तो डाइमर या पॉलीमर नहीं बनाया करेगा। तो B2F6 पॉसिबल नहीं है, बट B2H6 पॉसिबल है। तो याद रखना कि हैलाइड्स ऑफ बोरॉन एंड बेरिलियम में जो होता है बैक बॉन्डिंग हो जाया करता है, इसलिए वो डाइमर और पॉलीमर नहीं बनाया करते हैं इन कंपेरिजन टू हाइड्राइड्स, जो कि डाइमर बना लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड्स में जो होता है ये बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं होता। अब अगली बात आती है p-pi-d बैक बॉन्ड, p-pi-d-pi मतलब एक का p ऑर्बिटल दूसरे का d ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल का मतलब कि सेकंड पीरियड का होना चाहिए लोन पेयर के हिसाब से, और d है मतलब कि वो थर्ड पीरियड का होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। सेकंड पीरियड का होना चाहिए और थर्ड पीरियड का एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि d जो होता है वो 3d से स्टार्ट ही होता है, 2d इज नॉट पॉसिबल। तो थर्ड पीरियड का होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। एक अमीर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, खाली डब्बा होना चाहिए, ऑर्बिटल इसका खाली होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके ऑब्जर्वेशन है, कुछ रिजल्ट्स हैं किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ करता है। अगर हम बात करें ट्राई मेथाइल अमाइन की, CH3 होल थ्राइस N की हम बात करें तो NCH3 जो होता है ये बेसिकली क्या होता है 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, मतलब कि जो टोटल हो गया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, मतलब कि sp3 हो गया। इसका मतलब कि ट्राइगोनल पिरामिडल है, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना, इस तरह से होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, और किन्हीं दो के बीच का एंगल जो होता है वो 109 डिग्री लगभग मान लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटी मान लेते हैं 109 डिग्री हो गया। तो ये लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें इसका कंपैरिजन ट्राइसिलिल अमाइन से करें, जहाँ पे CH3 की जगह पे SiH3 हो गया, तो सिलिकॉन जो होता है वो किस पीरियड का है, वो थर्ड पीरियड का है। अब वो थर्ड पीरियड का है तो मतलब कि 3D वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। भाई अगर सेकंड का होता है तो यहाँ पर 2D पॉसिबल ही नहीं होता है, 2D ऑर्बिटल होता ही नहीं है वैकेंट। लेकिन थर्ड पीरियड का है तो 3D वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। और नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये सेकंड पीरियड का हो गया, और सिलिकॉन जो होगा वो 3D वैकेंट ऑर्बिटल वाला हो गया। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर हो गया, तो इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। तो ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया डैश 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 करके।
बात समझ आ रही है। तो अब क्या हुआ कि पहले तो ये लोन पेयर एग्जिस्ट करता था जिसके कारण ये इसको रिपेल करता था और ये ट्राइगोनल पिरामिड का फॉर्म ले लिया करता है, लेकिन अब यहाँ लोन पेयर नहीं है, ठीक है, केवल इस तरह से 3 बॉन्ड है, तो ये जो होता है ट्राइगोनल प्लेनार की तरफ फैल गया, ट्राइगोनल प्लेनार की तरफ फैल गया। अब इसका जो होता है बॉन्ड एंगल लगभग फॉर एग्जांपल मैंने मोटा मोटी मान लिया कि अब जो होता है ट्राइगोनल प्लेनार हो गया तो एंगल 120 डिग्री हो गया, मतलब कि एंगल जो होता है बढ़ जाया करता है, क्योंकि लोन पेयर हट गया तो ये इसको रिपेल ही नहीं कर पाएगा, झुकाएगा नहीं, लोन पेयर अब हट गया तो अब इक्वल डिस्टेंस पे जो होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ रह सकते हैं कंफर्ट जोन में। तो अब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, नाइट्रोजन का पहले कितना था 3 सिग्मा एक लोन पे मतलब sp3, अब केवल और केवल 3 सिग्मा, इसका लोन पेयर तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि 3 सिग्मा है, इसका मतलब कि sp2 होगा, sp2 हो गया, नाइट्रोजन का ट्राइगोनल प्लेनार हो गया, लुईस बेस नहीं क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, और बॉन्ड एंगल जो होता है इसका बढ़ जाया करता है, यहाँ से यहाँ बॉन्ड एंगल जो होता है बढ़ जाता है। अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, एक होता है मेथाइल अल्कोहल, एक होता है सिलाइल अल्कोहल। मेथाइल अल्कोहल की हम बात करें CH3OH की हम बात करेंगे, और CH3 मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा, जिसमें H+ का निकलना आसान होगा, जितना जल्दी H+ निकल जाए, कोई भी चीज H+ देता है इसका मतलब वो एसिडिक करेक्टर रखा करता है, तो H+ निकाल के वो जो कंपाउंड है जितना ज्यादा स्टेबल हो जाए, मतलब इसको निकाल दिया और वो स्टेबल हो गया, H+ आसानी से निकल गया, तो तब वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर H+ निकालेंगे, यहाँ पर H+ निकालेंगे और यहाँ से H+ निकालेंगे, कहाँ मजा आएगा। तो बेसिकली यहाँ वाला जो लोन पेयर है ये इससे बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो होता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका ऑक्टेट मानते हैं कंप्लीट है, लेकिन ये जो होता है वो 3D, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो 3D वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास खाली जगह होंगे D के, तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है। ये जो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो होता है प्रेजेंट हुआ करता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये H+ अगर गया तो यहाँ पे माइनस आया, ये माइनस जो होता है वो इसमें क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, जबकि ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो H+ का निकलना यहाँ आसान होगा, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो होता है कंजुगेट मतलब होता है H+ के निकलने के बाद जो होगा वहाँ उसका बैक बॉन्डिंग हो जाया करेगा। तो बैक बॉन्डिंग अगर होगा तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि आसानी से H+ निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंजुगेट बना वो स्टेबलाइज हो जाएगा थ्रू बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर कंजुगेट बना वो स्टेबलाइज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो जहाँ पे बैक बॉन्डिंग है वहाँ पे एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, H+ का निकलना आसान है। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हुआ करती है एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो आपका बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया, आशा करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।